ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखिए, तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं और उनके जवाब खोजने की कोशिश न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम लगातार कर रहे हैं। सेना का एक हेलीकॉप्टर जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे, वो आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसके बाद से आधिकारिक बयान का अब तक इंतजार है। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर सर्विसेज। मैं कुछ ही पलों में आपके पास आता हूं और इस हादसे से जुड़ी कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करता हूं। मेरे सहयोगी अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे ये किस तरह का दरअसल एरिया है जहां पर MI-17 चॉपर क्रैश हुआ है। अभिषेक, अगर दिखा पाए। आपने देखिए जिस तरीके से खबरें जो हैं वो आ रही हैं, उन खबरों के बारे में अगर कहा जाए तो वो खबरें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि 14 में से 13 लोगों के मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पे इसका फिलहाल इंतजार है कि पुष्टि कब होती है। लेकिन चलिए मैं आपको इस वक्त मैप के जरिए ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो इलाका है वो कैसा रहा है और जनरल बिपिन रावत जो हैं वो कहां से थे, उन्हें जाना कहां था। तो चलिए ये मैप है हमारे सामने जो है वो खुला हुआ है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये सुलूर। ये आपको यहां सुलूर का इलाका दिख रहा होगा। यहां से ये सुलूर आप देखें, यहां से विपिन रावत को जाना था वेलिंगटन कुन्नूर में। ये एरिया की अगर बात कर लें, यहां आपको दिख रहा होगा करीब 86 किलोमीटर का ये फासला है। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो यहां करीब आपको 2.5 घंटे का जो है वो सफर होता है। लेकिन ये चॉपर से निकले थे, सुलूर से ये निकले थे कुन्नूर के लिए। अब कुन्नूर की अगर बात कर ली जाए तो कुन्नूर इलाके में वेलिंगटन जो जगह है, यहां पर उन्हें एक आर्म्ड फोर्सेस का जो कॉलेज है वहां पे एक लेक्चर देना था। और ये अगर मैं और डीप इसको आपको दिखाऊं, ये देखिए कुन्नूर का ये इलाका और यहां पे आपको वेलिंगटन दिख रहा होगा। मैप पे अगर आप देखें यहां वेलिंगटन का इलाका और वेलिंगटन में ही वो कॉलेज है जहां पे जाकर के विपिन रावत को लेक्चर देना था 2:45 पर। लेकिन उससे पहले कुन्नूर का ये एरिया आप देखिए, बेहद घना ये एरिया। जैसे जैसे डीप में आपको लेकर के जाऊंगा, आप देखें ये पूरा जंगल और पहाड़ी इलाका है और यहीं पे वो जो चॉपर है वो क्रैश हुआ है। पूरा डीप में ले जाकर के आपको दिखा रहा हूं स्वप्निल। आप ये देखें, ये इलाका जो है वो पूरे का पूरा बहुत घना इलाका, पूरा जंगल का एरिया, पूरा पहाड़ी इलाका और यहीं पे जो है वो चॉपर क्रैश हुआ है। और जो खबर अभी तक निकल करके सामने आई है कि इस चॉपर में बिपिन रावत के साथ 13 और लोग, जिसमें उनकी पत्नी और बाकी 12 जो अधिकारी हैं वो थे उस चॉपर में। लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसमें 14 में से 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दुआएं पूरे देश में हो रही है। जैसे ये खबर सामने आई, पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया कि खबर जो है वो अच्छी निकल करके सामने आए। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो उसे हम अच्छी नहीं कह सकते हैं। तो एरिया यही इलाका है जहां पे चॉपर क्रैश हुआ है। स्वप्निल, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि खबर अच्छी निकल करके सामने आए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी की खबरों के लिए मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं स्वप्निल। अभिषेक, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। आपने जो एरिया दिखाया, आपने स्ट्रेच करके दिखाया और आप उसमें आसानी से दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से घने जंगल का वो इलाका है। हम इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। देखिए, जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ उस जगह पर तुरंत ही वहां पर आग लगी। सबसे पहले चॉपर ने आग पकड़ी, साथ ही कई पेड़ टूटे और कुछ पेड़ भी आग की चपेट में आए। वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह बेहद नजदीक ये पूरा घना इलाका रहा है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स भी फोन लाइन पर जुड़ी थी, उनका ये कहना था कि इस इलाके में मौसम पल पल बदलता है। आप इस पर नजर रखिए। अभिषेक, मैं आगे आपके पास आता हूं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी, मैं आपके पास इस डाउट के साथ आ रहा हूं, एडवर्स टू एडवर्स कंडीशन के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर घने जंगल या पहाड़ी इलाके में मौसम बार बार बदलता है तो वो भी ट्रेनिंग का पार्ट ही है पायलट्स के लिए या किसी भी जवान के लिए। देखिए, जहां तक फ्लाइंग का सवाल है और वो भी Mi-17 में जब आप एक वीआईपी सीडीएस को फ्लाई कर रहे हैं तो एयरफोर्स किसी भी किस्म की रिस्क नहीं लेती है, अनलेस की ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, वो अलग बात है। परंतु ऐसे नॉर्मल पीस टाइम के ये ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी कोई किसी तरह की रिस्क होती तो वो मुझे पूरा विश्वास है वो इस तरह की फ्लाइट को नहीं लेके जाते। ये Mi-17 बहुत ही रोबस्ट
मशीन है और पूरे लेह लद्दाख में, ईस्ट लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से अच्छी इसकी रिलायबिलिटी रही है। पर जैसे कि आपको पता है, मशीन है, कब एक 0.0001% कभी इस तरह से भी क्या बात हो गई है। और जहां तक हेलीकॉप्टर का क्रैश का सवाल है, इसके अंदर फैटेलिटीज ऑलमोस्ट सर्टेनिटी होती है, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है और जब तक ये नीचे आता है, जब तक जो उसके अंदर होता है, तो इतनी जो फ्यूल के आग है उसकी इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी होती है कि उसमें किसी भी पैसेंजर का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। सर, हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकते हैं सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये एक रोबस्ट मशीन है, मैं उससे जुड़ा आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए और मैक्सिमम इंटेंसिटी का भी कोई हादसा हुआ, तो क्या ब्लैक बॉक्स सर्वाइव कर लेता है इस हादसे को पूरी तरह 100%? हाँ, ब्लैक बॉक्स तो कितनी भी जबरदस्त हो, कुछ भी एयर क्रैश के अंदर उसकी सर्वाइव, उसकी जो रिटेंशन पावर है, चाहे वो आग हो चाहे वो पानी हो, वो मिल जाता है। सर, हमारे जो 3 विंग्स हैं, उनके बेड़े में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब भी हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन MI-17 उनमें से नहीं है। आपने खुद उसको एक्सप्लेन करने के लिए रोबस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इसमें तो और भी खामियां आने के चांसेस कम है, जबकि उड़ान पर जाने से पहले ही वो डबल चेक होता है, उसकी सारी कंडीशंस डबल चेक होती हैं। हाँ जी, और दूसरी बात क्या है कि जो एक VIP ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए सेलेक्टेड पायलट होते हैं और सेलेक्टेड मशीन होती है। उनकी चेक, VIP चेक, सारी फ्लाइंग चेक जो हर एक फ्लाइट की वैसे भी होती है, पर इन केस के जो मशीनें रखी हैं और जो पायलट होते हैं, इतने एक्सपीरियंस पायलट होते हैं, वो फ्लाई करते हैं। पर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि ऐसे एक्सेप्शन हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ the aeroplanes and the flying machines, कि बिना किसी मतलब वजह के कोई किसी कारण पता नहीं कैसे मैकेनिकल फेलियर हो जाता है। हालांकि जिस जगह पे ये फ्लाइट चल रही थी, जो नीलगिरी हिल्स है, कभी कभी वहां बारिश और मौसम खराब होने से, क्यों तो अलग बात है, तो उस टाइम पे तो टेक ऑफ ही नहीं करते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन वहां नहीं थी। तो सडन वेदर चेंज एक रीजन हो सकता है जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उसमें, सडन, एकदम सडन। पर सडन वेदर चेंज होने से वो पायलट को उसकी हाइट गेन करेगा और उसको सेफ जगह पे ले जाके लैंड करेगा, क्योंकि ये बीच में ही लैंडिंग और टेक ऑफ की टाइम नहीं है। और ऐसी मौसम खराब होने से तो अभी तक कंफर्मेशन आ जाता, और बहुत कम जगह है जो कोयम्बटूर का जो सलूर जो एयरफील्ड है, जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां से लेके वेलिंगटन तक स्टाफ कॉलेज जहां जा रहे थे। अगर मैं MI-17 के मैक्सिमम स्पीड अटेन करने की ही बात कर लूं, तो उस लिहाज से भी लगभग 15 से 20 मिनट में चॉपर को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना था। अगर वो मैक्सिमम स्पीड को नहीं भी पकड़ते हैं तो मेरी अपनी कैलकुलेशन जो कह रही है, क्योंकि 200 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये चॉपर पकड़ सकता है एक नॉर्मल परफेक्ट फ्रेंडली वेदर में। सर, ह्यूमन एरर की कितनी गुंजाइश होती है ऐसे हादसों में? ह्यूमन एरर की ऐसे हादसों में, देखो, ह्यूमन एरर की गुंजाइश तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो पायलट इन फ्लाइट्स को चला रहे होते हैं, बिकॉज ऐसी इन्हीं फ्लाइट्स में हमारे राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, और एयर चीफ, आर्मी चीफ, और इसके बिना जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, वेदर खराब है, रिस्क लेनी पड़ेगी देश के लिए, वो अलग बात है। उसमें तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है और रिस्क लेनी पड़ती है, पायलट ले जाकर कैसे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना है, इस तरह की बात, जैसे गलवान के टाइम लेकर आना था लोगों को रात को, वो अलग बात है। पर ऐसी समय में जो बिल्कुल ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव था, इसके अंदर किसी किस्म का एरर ऑफ जजमेंट होना, क्योंकि वो ज्यादा दूरी भी नहीं है, वो सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट है, जैसे आपने बताया, मतलब टोटल आधे घंटे की फ्लाइट है, और उस फ्लाइट पे, उस पोर्शन पे, उस एयरपोर्ट, उस कोयम्बटूर से लेके वेलिंगटन तक
जितने वीआईपी मूवमेंट होता है आम मूवमेंट, हम्म, और जो से एक या दो आदमी कोई जा रहे होते हैं तो एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसके अंदर सिर्फ 4 लोग जाते हैं, वो सिंगल इंजन होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स। पर मी 17 तो बहुत ही जैसे मैंने बताया बहुत ही रोबस्ट मशीन है, और किसी किस्म का कोई शंका भी नहीं होगी कि इस तरह चलिए का शुक्रिया कोई सर, शुक्रिया सर आपकी सर्विसेज और फिलहाल हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल प्रदेश में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और इस स्थिति को देखते हुए गहलोत सरकार गंभीर है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और खुद लगातार हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम कोरोना हालात की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों से कोरोना एक बार फिर गंभीर स्थिति की ओर प्रदेश जा रहा है, ये इशारे कर रहा है और ऐसे में वक्त रहते संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझ रहे हैं, प्रदेश सरकार समझ रही है, इसलिए लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा भी चल रही है। इसी कड़ी में एक ये बड़ी बैठक है जो इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर ये बैठक जारी है। कई अधिकारी इस बैठक का हिस्सा है जो अपडेट दे रहे हैं अभी तक के कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट की, ओमिक्रॉन की प्रदेश में एंट्री हो चुकी है और ऐसे में स्थिति चिंताजनक पहले ही नजर आ रही है, न बने यही सबकी कोशिश है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जैसा आपने कहा कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इससे लेकर चिंता है और राज्य सरकार भी चिंतित है इस नए वेरिएंट को लेकर, क्योंकि समय रहते जो है वो इंतजाम करने की जरूरत है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक है। मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, और इसमें जो है पूरी स्थिति का वो जो है वो अधिकारियों से जो है वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं, अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां हैं, इसके साथ ही कितने कहाँ कितने आए हैं और रोकथाम के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखे कि ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं वो भी सामने आए हैं। राजस्थान में एक ही परिवार के पहले 9 लोग जो है वो पॉजिटिव मिले, उसके बाद फिर 3-4 और लोग पॉजिटिव मिले, तो इससे जो है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है ओमिक्रॉन वायरस, लेकिन समय रहते जो है वो सावचेत होने की आवश्यकता है। पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके से लेकिन वैक्सीनेशन भी तो इस का टॉपिक भी तो इस बैठक का हिस्सा बनेगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी चिकित्सा विभाग की टीमों को दिक्कत आ रही है लोगों को समझाकर उन्हें वैक्सीन लगाने में। बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन पर तो खास फोकस है ही राज्य सरकार का, और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जो वीसी हुई थी उसमें तो सख्त निर्देश तक दिए थे। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि लोगों की मनमर्जी नहीं चलेगी वैक्सीनेशन में, क्योंकि ये दूसरे लोगों की जान से भी जुड़ा हुआ सवाल है। हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से करवाना होगा, और उन्होंने ये कहा था अधिकारियों से कि अगर इसके लिए कोई प्रावधान भी करना पड़े, नया कानून लाना पड़े, तो इस पर भी जो है वो कार्रवाई की जाए। तो वैक्सीनेशन पर खास फोकस है, और क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग वंचित हैं, हालांकि दूसरे राज्यों से तुलना करें तो बेहतर स्थिति है राजस्थान में, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उन लोगों को वैक्सीन के लिए भी खास फोकस किया जा रहा है। और ये निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ जिलों ने बेहतरीन काम किया है, जैसे डूंगरपुर में जो है वो 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो ये कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से भी कि सभी जिले जो है वो डूंगरपुर की तरह अच्छा काम करें और वैक्सीनेशन का जो 100% लक्ष्य है वो हासिल किया करें, ताकि तीसरी लहर की जो आशंका है वो कम हो सके। और वैक्सीन जब सब लोगों को लग जाएगी तो ओमिक्रॉन का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। अभी भी जो है वो ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा हालात ऐसे नहीं है राजस्थान में बहुत ज्यादा चिंताजनक, लेकिन बात वही है कि। चलिए शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।